टेट की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लेकर आए आपके लिए बाल मनोविज्ञान संबंधित कुछ प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित या शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? निरीक्षण, बहिर्दर्शन, प्रयोगीकरण या अंतर्दर्शन? तो शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि जो है वो अंतर्दर्शन है। अगला प्रश्न है, एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो एल्बर्ट बंडूरा आपका इन सभी में से संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है, या व्यवहार सिद्धांत से, या मनोलैंगिक विकास से, या सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से। यानी कि सामाजिक अनुकरण करके सीखना है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का मतलब जैसे कुछ क्रियाकलाप होते हैं, उनको देख करके, उनको अनुकरण करके अगर विद्यार्थी सीख रहे हैं तो उसको सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण से जो है बनता है? थकान के द्वारा, अभिप्रेरणा के द्वारा, रुचि के द्वारा, परिपक्वता के द्वारा? तो नीचे के जो दिए गए विकल्प है दूसरा, तीसरा और चौथा, अभिप्रेरणा द्वारा, रुचि द्वारा, परिपक्वता द्वारा, तो ये जो है ये बता रहे हैं कि ये इससे अधिगम में जो है आपकी बढ़ोतरी होगी, अधिगम की गति में वृद्धि होगी। बल्कि जो थकान के द्वारा जो है लिखा हुआ है कि अधिगम में जो है पठार जिनसे किस कारण बनता है, तो थकान के द्वारा बनता है। थकान होने से जो है अधिगम में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। पठार का मतलब होता है रुकावट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इन लर्निंग। ओके, अगला प्रश्न है, दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो अधिगम स्थानांतरण को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। इन दिया गया जो विकल्प है उसमें लिखा है सृजनात्मकता को, अधिगम अंतरण को, अभिरुचि को, अधिगम की गति को। तो अधिगम अंतरण मतलब इसको अगर देखा जाए तो स्थानांतरण की ही बात हो सकती है, ये अधिगम अंतरण। तो ये आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्लाउड परीक्षण नियम जो है आपका अभिक्षमता को मापन में प्रयुक्त होता है, व्यक्तित्व मापन में, अभिरुचि मापन में, या बुद्धि मापन में? तो क्लाउड पिक्चर जो परीक्षण है ये जो है व्यक्तित्व के मापन में, इसका जो है व्यक्तित्व जो है मापन में प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, कितनी होगी? ठीक है, तो बुद्धि लब्धि की जो फार्मूला है आईक्यू लेवल मापने की, वो है आईक्यू इक्वल टू मानसिक आयु, बच्चे की मानसिक आयु क्या है, ठीक है, डिवाइडेड बाई उसकी वास्तविक आयु कितनी है, ठीक है, इंटू 100। यहाँ पर दे रखा है मानसिक आयु कितना है, तो 8 वर्ष है। मतलब 5 वर्ष का मोहन है, लेकिन जो उसकी मानसिक आयु मतलब उसकी सोच है वो 8 वर्ष के बच्चे के बराबर है। तो यहाँ पे 8 मानसिक आयु हो जाएगी, 5 जो है उसकी वास्तविक आयु है, इंटू 100। तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 20, 20 इंटू 8 इक्वल टू 160। तो 160 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा आईक्यू लेवल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है? तो मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य यहाँ पर कहा रहा है, यानी कि आईक्यू स्तर किस स्तर का होना चाहिए कि प्रशिक्षण करके उसको सुधारा जा सके। अगर बहुत निम्न स्तर का आईक्यू लेवल है तो वहाँ थोड़ी सी जटिलता आएगी, प्रशिक्षण के माध्यम से सुधार कर पाना मुश्किल होगा। तो यहाँ पर जो 36 से लेकर 29, 39 जो 49 जो दिया हुआ है आईक्यू लेवल, 36 to 49, ये जो आईक्यू लेवल है, ये जो रेंज है, अगर आईक्यू लेवल इस रेंज में लाई करता है तो वहाँ पर आप जो है प्रशिक्षण के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से बच्चों के अंदर सुधार ला सकते हैं। अगर बहुत निम्न है, 35 से भी निम्न है, 20-25 नियर अबाउट है, तो अति मंद बुद्धि के बालक होंगे तो उनके अंदर सुधार लाना थोड़ा सा काफ़ी जटिल होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोसा इंक ब्लास्ट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो रोसा इंक ब्लास्ट टेस्ट जो है यहाँ पर ये जो है ये व्यक्तित्व मापन में ही इसका इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है, यह विस्मृति का कारण नहीं है। तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि मानसिक द्वंद्व जो है ये विस्मृति का कारण है। मानसिक द्वंद्व होने से चीज़ें भूलती हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा तो चीज़ें भूलेंगी। स्मरण करने की इच्छा, अगर स्मरण करने की इच्छा है तो इससे स्मृति और तेज होती है। तो ये ऑप्शन आपका पॉजिटिव है। सीखने की दोषपूर्ण विधि या दोषपूर्ण विधि से आप सीखेंगे तो जल्दी भूल जाएंगे।
सीखने में कमी, सीखने में कमी है तो इससे भी विस्मृति आती है, इंटरेस्ट नहीं है आपका तो भी आप जल्दी भूल जाएंगे। तो यहाँ पर स्मरण करने की इच्छा जो है ये कोई विस्मृति का कारण नहीं है, बल्कि इससे आपकी स्मृति और तेज होती है। बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो आपके यहाँ पर निगेटिव है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है वह कहलाता है। यहाँ पर क्या है कि संख्याओं के खेल की बात कर रहा है, यानी कि संख्यात्मक प्रदत्त की बात कर रहा है। काउंटिंग यानी कि नंबर्स, तो इसमें से कौन ज्यामिति नंबर से केवल रिलेटेड है, केवल गणित नंबर से रिलेटेड है, संभाव्यता या सांख्यिकी। संख्यात्मक प्रदत्त से जो है संबंधित यहाँ पर सांख्यिकी है, स्टेटिस्टिक्स इसको अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। स्टेटिस्टिक्स, एक स्टेटिक्स भी होता है लेकिन वो फिजिक्स का शब्द है। स्टेटिक्स मतलब होता है स्थिति विज्ञान, जैसे स्टैटिक्स और डायनेमिक्स स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान, तो ये स्टेटिस्टिक्स है ना। गेम ऑफ नंबर्स, संख्याओं से यहाँ पर खेलते हैं, यानी सारी बातें जो होंगी, कलेक्शन, विभाजित करना, प्रस्तुत करना, तुलना करना, व्याख्या करना, तो ये आपके संख्याओं से संबंधित होगा, सांख्यिकी, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका, जैसे रेवेन्यू का परीक्षण जो है, तो ये आपके बुद्धि परीक्षण से संबंधित है, ठीक है। बाकी जो 3 ऑप्शन है ये आपके व्यक्तित्व से संबंधित जो है, व्यक्तित्व से संबंधित है ना। तो आपका रेवेन्यू का परीक्षण जो होगा वो आपका बाकी से भिन्न हो जाएगा। अगला है 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक है। तो मध्यांक निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले आप इन नंबर्स को गिनेंगे कितने हैं, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। तो कुल 6 नंबर है, ठीक है। तो n इक्वल टू कितने नंबर है, 6 है, और ये इवेन है, सम है। तो अगर इवेन आता है तो आपको क्या करना होता है, पहले n/2 टर्म को निकालिए, तो ये हो जाएगा थर्ड टर्म, ठीक है। और फिर इसके बाद इसके एक अगले को निकाल लीजिए तो वो हो जाएगा फोर्थ टर्म, और फिर दोनों टर्म्स को आप ऐड करिए। तो यहाँ पर थर्ड टर्म आपका 9 है और फोर्थ टर्म आपका 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 + 10 दोनों को ऐड करते हैं और फिर डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा आपका 9.5, ओके। 9.5 का यहाँ पे मध्यांक हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था इसने। तो यहाँ पर आपका हेगार्टी ने किया था, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने किया था, स्किनर ने किया था या थॉर्नडाइक ने किया था। तो ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है कि मैकगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है। तो मैकगल के अनुसार संवेग जो होता है वो मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है। संवेग यानी कि कहा जाए तो भावना से संबंधित चीज़ें। अगला प्रश्न है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना करना कहलाता है, एक्चुअली कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। पहला है अभिप्रेरणा, प्रत्यक्ष ज्ञान, कल्पना, संवेदना। तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ जो है वो प्रत्यक्ष ज्ञान जो है ये आपका प्रदान करता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।